हेलो सभी हिंदी माध्यम के बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल टीच केमिस्ट्री पर स्वागत है। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत अच्छे क्वेश्चन, बहुत अच्छे शानदार सवाल जो कि मैंने आपके लिए बिल्कुल विशेष तौर पर रखे हैं। मैंने आपको बताया था कि जो हमने पिछला लेक्चर डाला था मैंने आपके लिए, उसमें जो है मैंने आपको केमिकल बॉन्ड मतलब रासायनिक बन के बहुत मोस्टली बहुत महत्वपूर्ण सवाल कराए थे। अब मैं कुछ और महत्वपूर्ण सवाल लेके आया हूँ जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम हो या नीट लेवल के सवाल हों, आप बहुत आसान तरीके से कर पाओगे। ठीक है, तो मैं आज लेके चलता हूँ आपको सवाल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 जो बन सकता है, किस तरह का सवाल बन सकते हैं बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, देखिए मैंने आपके लिए सवाल से पहला सवाल है, ये हमारे पास क्या है, संरचना है, कई संरचना है, खुली संरचना है। इसने पूछा है कि HC ट्रिपल बॉन्ड कार्बन मतलब कि हाइड्रोजन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड है, ये संरचना के कार्बन कार्बन एकल आबंध के कार्बन परमाणु की संकर्ण अवस्था ज्ञात करो। तो देखो अगर कभी इस तरह का सवाल आपके पास आए तो उसने जो पूछा है सिर्फ आपको उसका जवाब देना है, अन्यथा वो उसे कुछ छोड़ देना है। जैसे कि इसने पूछा है कि कार्बन और कार्बन एकल आबंध, तो आप यहाँ देख लीजिएगा, इस कार्बन और इस कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड है, और इस कार्बन के मध्य और इस कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है, और इसके मध्य हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड है। तो हमने क्या करा, जो हमें कारण पूछा है, तो ये स्थिति इस तरह से ये और ये हमारे पास इस कार्बन के बीच में पूछ रहा है। ये इसने पूछा ये कार्बन, तो जो दोनों कार्बन है उसके बीच में बताना है। तो मैंने बताया था आपको कैसे काउंट करना है, तो आप इसमें क्या करोगे, सिग्मा को गिन लोगे। देखो एक ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा हो गया, एक ये है तो एक सिग्मा ही हो गया। मतलब इस वाले कार्बन पर हमारे पास कितने सिग्मा है, ये जो हमारे पास कार्बन हो गया इसमें 2 सिग्मा है, तो 2 सिग्मा का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर sp संकरण है। उसके बाद हम अगले वाले में देखना है, तो एक सिग्मा हमारे पास ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, मतलब 3 सिग्मा हो गए तो sp2 हो गया। सॉरी, तो हमारे पास जो हो गया वो हो गया sp और sp2। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, sp और sp2 संकलन इसमें हो गया। बहुत आसान तरीका निकालने का। परंतु कभी कभी क्या होता है, ये सवाल में ऐसे ना देकर आपसे इस तरह पूछ लेता है, जैसे कि ये समझ आया सवाल, बहुत अच्छी बात। CH3CHC मतलब C का मतलब है कार्बन है, C4 कट नहीं है यहाँ पर तो मैं C बोल रहा मतलब कार्बन। जब हमारे पास कार्बन 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 ये हो गया, इसने पूछा यौगिक में बाईं से दाईं कार्बन परमाणु पर संकरण बताइए, संकरण है या बताइए, बात एक ही है। तो इसने बोला बाईं मतलब बायां हाथ, मतलब बाईं ओर मतलब कि ये। फिर पूछा बाईं से दाईं ओर, दाईं का मतलब ये कि अब हमें यह करना पड़ेगा, इस वाले यौगिक में यहाँ से लेकर यहाँ तक के हमें क्या बताने पड़ेंगे, प्रत्येक कार्बन में संकरण बताना पड़ेगा। तो पहले कार्बन पर आप देखें हम, तो हम इसको खोल लेते इस तरह, देखिएगा ये ठीक है। खोलने थोड़ा सा आसानी पड़ जाती है, क्या पड़ जाती है, आसानी पड़ जाती है। बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। देखो पहले कार्बन में 3 हाइड्रोजन है, वेरी गुड। दूसरे कार्बन पर 1 हाइड्रोजन, वेरी गुड। डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड, और इस पर हमारे पास 2 है। ठीक है, तो हम जिस कार्बन निकालना उस पर स्टार लगा लेते। हमें इस कार्बन निकालना है, इस पर निकालना है, इस पर निकालना है और इस पर निकालना है। ठीक है, इसमें बाईं से दाईं ओर निकालना है। कितने कार्बन है भाई, 1 2 3 4, मतलब 4 संकरण आएंगे, 4 कार्बन है। तो पहले पर गिने 1 2 3 4, मतलब पहले में हमारे पास 4 सिग्मा है, तो इस पे पहले वाले कार्बन पर हमारे पास संकरण आ गया sp3। बात क्लियर है। अभी दूसरे कार्बन में देखें 1 2 3,
अगर हम देखें तो दूसरे कार्बन पर जो हमारे पास संकरण आ गया 1 2 3 सिग्मा, मतलब कि sp2 हो गया। अब हमें देखना है तीसरे कार्बन पर, तो तीसरे कार्बन देखेंगे 2 सिग्मा हमारे पास 1 और 2, तो मतलब कि हमारे पास sp संकरण आ गया। अब आता है तीसरे फोर्थ कार्बन पर आए, तो फोर्थ कार्बन पे क्या होगा, हमारे पास 1 2 3 हमारे पास सिग्मा है, तो sp2 हो गया। बात हमारी है। अब इसे हम ऑर्डर में लिखेंगे, तो ऑर्डर में लिखने का तरीका हमारे पास ये होगा, sp3 होगा, sp2 होगा, उसके बाद sp होगा और उसके बाद sp2 होगा। मतलब ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। कहने का तात्पर्य हमारा यह है कि जो पहला कार्बन है उस पे sp3 संकरण है, दूसरे कार्बन पर हमारे पास sp2 है और तीसरे पर sp है और चौथे पर sp2 है। मैंने आपको बताया था यदि अगर 2 सिग्मा होंगे sp होगा, 3 सिग्मा होंगे sp2 होगा और 4 सिग्मा होंगे तो sp3 होगा। और मैंने आपको बताया था कि इन तीनों को याद करने से ही आपको बहुत बेनिफिट, बहुत लाभ मिलेगा। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह के संकरण पर सवाल निकालने के लिए आ सकते हैं। कभी कभी एरोमेटिक में भी आती हैं, चक्रीय साइकिल मतलब चक्रीय यौगिक में भी आती हैं, बोई में इस तरह का सवाल भी आ सकते हैं। मैंने आपको उस समय में उदाहरण मैंने बताया था कैसे हमको निकालने होते हैं। इस समय तो हम ऐसे सवालों पर गौर कर रहे हैं जो सवाल बोर्ड या नीट में आने की संभावना होती है उनकी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए बहुत शानदार लेकर आने वाला हूँ, देखिएगा। देखिए अब सवाल मैं लेके आया हूँ आपके लिए, प्रश्न नंबर 3 आ गया हमारे पास। इसने पूछा है कि निम्न यौगिक में से, क्या पूछा इसने, निम्न यौगिक में से हाइड्रोजन आबंध बनाने वाला यौगिक है। तो सबसे पहले उसने दिया है CH4, तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा, नहीं बनाएगा, क्योंकि देखो इसके संपर्क में क्या आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है भाई। अगर मैंने क्या बताया था कि हाइड्रोजन जब भी FON के संपर्क में आएगा तभी हाइड्रोजन बंध बनेगा। इसका मतलब जब हमारे पास हाइड्रोजन कार्बन के साथ है मतलब इसमें हाइड्रोजन बंध नहीं बनेगा। तो पहला हमारे पास क्या हो गया, नहीं बनेगा। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, NaCl। अगर मैं बता दूं NaCl में क्या होता है, कठोर मजबूत आयनिक बंध उपस्थित होता है, तो मैं बता दूं आपसे NaCl का इस तरह बनता था। तो ना इसमें हाइड्रोजन है मेरे भाई और ना इसमें FON में से कोई एक है, इसका मतलब इसमें भी नहीं बनेगा। नंबर 4 ले लेते हैं। नंबर 4 की बात करें CHCl ले लेते हैं, तो CHCl जो बन रहा है हमारे पास, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH और Cl हो गया। तो क्या H हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो Cl के संपर्क में आ रहा है और कार्बन के संपर्क में आ रहा है, परंतु जो हाइड्रोजन है मेरे भाई उसके लिए क्या था कि जो हाइड्रोजन हमारे पास होगा वो किसी भी FON के संपर्क में आना चाहिए। इसमें ऐसा है नहीं है, एक तरफ Cl है एक तरफ कार्बन है, नहीं है इसका मतलब। अब आता है तीसरा ऑप्शन H2O। अगर हम H2 की संरचना बना लें तो H2 हमारे पास जो है इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो जो H2 हमारे पास है जिसमें देख रहे हैं आप, एक हाइड्रोजन किसके संपर्क में आ रहा है, O के संपर्क में आ रहा है। जब हाइड्रोजन हमारे पास जो है O के संपर्क में आ रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हाइड्रोजन बंध बनने की पॉसिबिलिटी, या कह सकते हो यहाँ पर हाइड्रोजन बंध बन रहा है। दूसरी बात, आप इसको भी ना लगाएं, इसको भी छोड़ दीजिए। आप सिर्फ एक मैट्रिक याद रख लीजिएगा मेरे भाई, मैंने क्या बताया था, जब भी हाइड्रोजन हमारे पास F के संपर्क में, O के संपर्क में, N के संपर्क में आ जाए तो ये बनेगा। यहाँ पर ध्यान से देखो, कार्बन और हाइड्रोजन है, ना यहाँ पर FON है ही नहीं, यहाँ पर हमारे पास नहीं H है ना FON है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन भी है और O भी है। और फिर आप तो जानते हो मेरे भाई कि जल में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, सिंपल सी बात है। उसके पास CH में देखें तो H के साथ कार्बन है, Cl तो नहीं बनेगा भाई। आपको ढूंढना है कि हाइड्रोजन के साथ F1 कहाँ जुड़ा है, बस हो गया सवाल। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पर।
नेक्स्ट मतलब अगला सवाल। अगला सवाल हमारे पास क्या है, देखो बहुत शानदार ट्रिक बताऊंगा, यूं हो जाएगा सवाल, यूं भी देखिए। निम्नलिखित संकल्प 120 का कोण 120 का कोण पाबंद बनाने वाला संख्या ऑर्बिटल। तो मेरे भाई अगर हम बात करते हैं D2sp3 की बात करें तो आपको याद होगा कि इसमें कौन सा कोण था, sp3 में और sp में। मेरे भाई sp में था 180 का और इसमें था ये वाला 109.5। और हमारे पास D2sp3 ये sp3 D2 जो हमारे पास हो रहा था वो था अष्टफलकीय, मतलब उसमें भी 90 डिग्री कोण बन रहा था, नहीं बन रहा था। तो इसी वजह से इसमें हमारे पास कितना हो गया, 90 हो गया। तो हमारे पास क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसमें क्या हो गया, इसमें क्या बच गया, अब ये बचा sp2। तो sp में हमारे पास कितना था 120 और आंसर हमारे पास 120। तो लगा दो आंख मीच कर, कोई दिक्कत कोई समस्या कुछ नहीं है, बहुत आसान तरीका था सवाल का। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन हो गया sp2 में 120 का संकर्ण होगा। ठीक है, अगला सवाल पे चलते हैं। देखो हमारे पास अगला सवाल आता है, प्रश्न नंबर 5 आता है कि O2 माइनस में प्रति आवंटित इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी है। तो देखो इलेक्ट्रॉन आप जानते हो किस तरह हमें भरने होते, मैंने आपको बताया था। तो प्रति आवंटित के लिए आपको कुछ नहीं सोचना, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, बहुत शानदार बताई थी। आपको याद होगा मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, बी ए फिर ट्रिपल बी था और फिर ट्रिपल ए था कि नहीं था, समझ बात आ रही है। तो इसमें कितने जगह O2 हमारे पास कुल योग ले लेते हैं, O2 2 माइनस है ना मेरे भाई। तो O2 का मतलब हो गया हमारे पास 8 + 8 16 प्लस के 2, तो 16 और 2 18, मतलब टोटल इसमें 18 आ गए। संख्या 18 दो के हिसाब से भरना हमें, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 तो 12 2 14 तो 16 और 2 18 आ गए। अब इसमें ध्यान रखो, उसने क्या पूछा है आपसे, उसने पूछा प्रति आवंटित। तो प्रति आवंटित का मतलब ये पूछ रहा है मेरे भाई, ये पूछ रहा है Na की संख्या। एक फॉर्मूला था ना Nb - Na/2, तो इसने किसकी पूछी है, Na की संख्या पूछी है उसने। तो गिन लो Na की संख्या कितनी है हमारे पास, 2 2 4 2 6 2 8, मतलब इसमें 8 है Na की संख्या। और उसने क्या पूछी है, Na मतलब प्रति आवंटित इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास सही हो गया है। समझ आई नहीं आई, आ गई, बहुत बढ़िया भाई। आपको ये लगाना है ट्रिक, अगर वो पूछता है आपसे Nb मतलब वो पूछता है आपसे आवंटित, तो आप Nb वाले बता दीजिए जो Bb में थे। उसने पूछा Na वाले, मतलब आवंटित नहीं पूछा, उसने पूछा प्रति आवंटित। अगर Na पूछे प्रति आवंटित, Nb पूछे तो आवंटित। गिन के बता देना, गिनती तो आप आती है, बहुत बढ़िया। अब अगला सवाल जो आ रहा है बहुत ही शानदार सवाल। देखो अगला सवाल है, निम्न में से द्विध्रुव आघूर्ण अधिकतम किसका होगा। आपको यहाँ पर 2-3 लॉजिक लगाने होंगे जो मैंने बताए थे आपको। देखो 2 बात मेरी पहले जान लो आप। देखो द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करने के लिए सबसे पहला मेथड है कि जितनी ज्यादा जिस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता होगी वह उतना ही ज्यादा द्विध्रुव आघूर्ण प्रदर्शित करेगा। दूसरी बात, जितने हमारे पास सममित अणु थे, मतलब कि जिसका म्यू 0 होगा, इसमें सममिति पाई जाएगी तो उसका द्विध्रुव आघूर्ण कम होगा। मतलब कि वो सबसे कम उसका द्विध्रुव आघूर्ण होगा जिसमें सममिति पाई जाएगी, जिसमें sp2 पाया जाएगा संकरण, जिसमें सममिति होगी वह उसका द्विध्रुव आघूर्ण कम होगा। तो मेरा आप ध्यान से देखो, अगर मैं ध्यान लगा रहा हूं तो आप सोच रहे होंगे
CCl4 और हमारे पास CH4। अगर मैं इनकी बात करूं मेरे भाई, तो इनकी मैं बात करता हूं तो इनमें सममिति है। क्या है? इसमें सममिति है, और जिसमें सममिति होगी उसका जो डायपोल मोमेंट क्या होगा, वो कम होगा। क्या होगा? कम होगा। तो हमारे पास दो ऑप्शन खत्म हो गए, दूसरा और चौथा। अब हमारे पास बचता है तीसरा CHF3 और बचता है हमारे पास फर्स्ट CHCl3। अगर मैं निकाल लूं इसका संकरण, सबसे पहले डायपोल मोमेंट मतलब कि द्विध्रुव आघूर्ण निकालने के लिए संकरण निकालना होगा, सममिति देखनी होगी। सममिति है, हटाओ दूर, इसमें असममिति है, मतलब जिसका डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल 0 होगा वही उन दोनों में प्रदर्शित करेगा कौन ज्यादा कौन कम है। तो पहला लॉजिक हम बात करें तो इसमें संकरण हम निकाल लेते हैं। संकरण निकालने के लिए हम अगर बात करें तो sp3 आ रहा है, इसमें भी sp3 आ रहा है संकरण, तो संकरण से पता नहीं चला। अब हम देखते हैं कि जो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व होगा उसका ही डायपोल मोमेंट या द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा होगा। इसमें कार्बन सेम है, इसमें हाइड्रोजन सेम है, इसमें कार्बन, इसमें कार्बन, इसमें हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन, मतलब कि दोनों तत्व की विद्युत ऋणात्मकता बराबर है। परंतु अगर बात करें फ्लोरीन की और क्लोरीन की बात करते हैं तो फ्लोरीन की क्या होती है, विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इस बेस से हमारा ऑप्शन पहला हो गया। तो इस तरह ये मूवमेंट कर जाएगा, मतलब कि CHF3 जो है हमारे पास क्या है, उसका जो है डायपोल मोमेंट या द्विध्रुव आघूर्ण सबसे ज्यादा होगा। बात समझ में आई? अगर मैं कहें तो ऑर्डर की बात, सबसे पहले ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये, और फिर बाद में ये, हम उसको मैनेज कर लेंगे। क्योंकि Cl में, क्योंकि देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर मैं बात कर रहा हूँ ऑर्डर की, मतलब क्रम की बात कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट किसका है, द्विध्रुव आघूर्ण किसका है, तो सबसे पहले CHF3 का होगा, उसके बाद हमारे पास CHCl3 का होगा, उसके बाद होगा इसका C0, इसमें क्लोरीन की ज्यादा है हाइड्रोजन से, तो इसमें क्लोरीन की होगी, और फिर होगा इसका ऑर्डर। बात समझ आया? मैंने आपको एक सवाल में दो चीजें बता दी हैं। सबसे पहले सममिति असममिति देखना पड़ेगा, जिसमें सममिति होगी दूर हटा दो। असममिति की बात, जब असममिति भी सेम आ जाए, वैसे असममिति की बात करें, संकरण सेम आ रहा है, संकरण सेम आने के बाद आप देखोगे विद्युत ऋणात्मक ज्यादा, द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा। ओके, बहुत बढ़िया, समझ आ गया, उतार लिया, बहुत अच्छी। दूसरी बात, जब पूछा उसने कौन सा अधिकतम आयनिक लक्षण व्यक्त करता है, तो मैं बात कर लूं, मैं बात कर लेता हूं किस बात की, मैं बात कर लेता हूं सवाल की कि कौन सा सबसे अधिकतम आयनिक होगा। तो मेरे भाई आयनिक वो होगा जिसमें विद्युत आकर्षण बल बहुत ज्यादा होगा। बात क्लियर है? अब मैं बात कर लूं HI की, मैं बात कर लूं HF की, मैं बात कर लूं HCl की, और मैं बात कर लेता हूं HBr की। ये हमारे पास चार ऑप्शन दे रखे हैं। अगर मैं बात करूं HI की, तो मैंने क्या बताया था आपको इसमें कुछ भी नहीं सोचना, सिर्फ एक बात सोचनी है। इसने पूछा है आयनिक लक्षण बताना, तो आप मैंने आपको लिखवाया था एक संबंध कि आयनिक लक्षण या आयनिक करैक्टर उसका ज्यादा होगा जिसकी जालक ऊर्जा ज्यादा होती है। दूसरी बात, यदि एक का साइज जो हमारे पास क्या हो गया, अगर मैं बात करूं साइज की, आप लॉजिक लगा सकते हो, आकार का भी लॉजिक लगा सकते हो, जालक ऊर्जा का। अगर मैं इसमें बात करूं आकार की, सबसे बड़ा आकार किसका होता है, सबसे बड़ा आकार है हमारे पास आयोडीन का, आकार कितना बड़ा है इसका। और मैं बात करूं F की, तो छोटा आकार है। और मैंने आपको लिखवाया था कि आयनिक करैक्टर में लिखवाया था, आयनिक करैक्टर उसका ज्यादा होगा जिसका आकार छोटा होगा। तो सबसे ज्यादा किसका है, HF का छोटा है, तो मतलब HF क्या हो गया, हमारे पास HF में क्या हो गया, सबसे ज्यादा आयनिक लक्षण हो गया। और आपको एक बात और याद होगी, HF में जो होता है हाइड्रोजन बंध भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है। इसी वजह से क्या है, अगर HF की मैं बात करूं तो इसमें विद्युत
इसमें विद्युत स्थिर वैद्युत आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है, इसे आप अलग नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से यानी ज़्यादा जो आपको लगे लॉजिक लगा सकते हो। मैंने आपको 3-4 मेथड बता दिए हैं। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। सवाल हो गया, आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर 2। अब मैंने पूछा है बहुत ही हलवा सवाल है, हलवा, और बताना है आपको, मिस्टेक नहीं करना बिल्कुल भी। निम्न में से कौन रेखिक ये नहीं है? इसने पूछा रेखिक नहीं है, ये नहीं पूछा रेखिक है। 2 ट्रिक है निकालने की, या तो निकालो संकरण, जिसमें इसकी संकरण आर्या होगा वो रेखिक होगा, नहीं आया तो नहीं होगा। एक बात, या आप निकालो संरचना से निकाल लो, आपकी इच्छा है। CO2 है मेरे भाई, संकरण कितना आ गया? Sp आ गया। मैं बात कर लेता हूँ HF की, संकरण Sp। मैं बात कर लेता हूँ HCl की, संकरण Sp। बात क्लियर है? ये हो गया। अब बचा हमारे पास H2O। H2O संकरण होता है Sp3, चतुष्फल की है, सिंपल सी बात, निकल गया। एक विधि ये हो गई। दूसरी विधि आती है, दूसरी विधि कौन सी है? अगर मैं CO2 की संरचना बनाऊं तो इस तरह बनेगी नहीं। कैसा है? रेख मतलब सीधाई में, सीधा। HF की बात करूं मैं तो HF भी तो इस तरह होता है मेरे भाई। बात करूं मैं HCl की तो HCl भी तो ऐसा होता है। मैं बात करूं, बस इतना ही है। ठीक है, बच H2O। तो आपने H2O की नहीं पढ़ी क्या संरचना? ये क्या है? V आकृति है, V आकृति है इसकी, या कह सकते हो कोणीय है, कोणीय। ठीक है, तो इसका मतलब यही नहीं है। आंसर हमारे पास सेकंड ऑप्शन। ठीक है, अब आगे चलते तीसरा मजेदार सवाल लेके। देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि गैमेक्सीन में द्वि आबंध की संख्या है। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि गैमेक्सीन जो है, गैमेक्सीन हमारे पास जो होता है, मुझे सोचना होंगे कि यार 0 तो होने वाला है नहीं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तुक्का मारने सोच रहे होंगे, तुक्का बिल्कुल भी नहीं मानना है, आपको समझना है। तो गैमेक्सीन में आपको पढ़ाऊंगा कार्बनिक रसायन में। ठीक है, एक्चुअली गैमेक्सीन को बोलते हैं BH और C। ठीक है, बेंजीन, बी में बेंजीन हेक्साक्लोराइड। देखो हमारी जो संरचना होती है ना गैमेक्सीन की, गैमेक्सीन को बोलते हैं BHC। इसका मतलब ये हो गया कि आपको बेंजीन नहीं बनानी है, ये करना है, और हर एक पॉइंट पर आपकी क्लोरीन लगी होती है। 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास संरचना होती है गैमेक्सीन की। अब आपको इसमें दिखाई दे रहा है कहीं पर, इसमें आपको कहीं पर यहाँ हाइड्रोजन भी लगे, उसमें एक हाइड्रोजन भी यहाँ पर, ये हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं यहाँ पर, इस तरह से ये हाइड्रोजन लगे हुए यहाँ पर। तो क्या आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कहीं पर डबल बॉन्ड है? इसमें नहीं है। जब इसमें कोई द्वि आबंधी नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें जो हमारे पास है वो द्वि आबंधों की संख्या हमारे पास क्या है? 0 है। देखो कहीं भी गैमेक्सीन का नाम आ जाए और आपसे द्वि आबंध पूछ ले आंख बंद कर कर, त्रिआबंध पूछ ले आंख बंद कर कर, आपको 0 लगा देना। आंख बंद का मतलब ये नहीं क्या बंद कर लेनी है, बंद करने मतलब ये है कि आपको हाँ पता है उस क्वेश्चन का, आप तुरंत टिक कर दोगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब अगला सवाल है हमारे पास, H2O2 की संरचना कैसी होती है? तो मैं आपको संरचना बना के इसकी दिखा रहा हूँ। H2O2 की हमारे पास संरचना ये है इस तरह से, और ये हमारे पास ये हो गया। आपको एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ना है और एक हाइड्रोजन यहाँ पर आपको यहाँ जोड़ना है। ठीक है, बात समझ नहीं आ रही है? मैं जो हूँ आपको ये संरचना बना के दिखा रहा हूँ कि H2 की संरचना कैसे बनती है। ये कुछ इस तरह से होगी, बात समझ पा रहे हो? और जो है थोड़ा सा एक मतलब तो अच्छी तरह से इसको बढ़िया से जाऊँगा, बढ़िया दिखे। ठीक है, जो कि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है,
ये यहाँ पर आएगी। ये जो हमारे पास इस तरह से, हमारे पास जो है इस तरह से ये देखो, ये देखा आपने खुली पुस्तक की तरह बन गया। और एक ये ना यहाँ पर जो कोण होता है ना, यहाँ पर कोण होता है और 94 का होता है, 94 एक्सिस का। तो ये हमारे पास कैसी हो गई, ये हमारे पास खुली पुस्तक हो गई। कैसी हो गई, ये हमारे पास जो है एक खुली पुस्तक हो गई। तो आप कभी पूछ ले, आपसे कभी भी पूछ ले कि बताइएगा, तो आपको याद रखना है कि असमतलीय, असमतलीय, कभी कभी ऐसा जैसे हम पूछेंगे समतलीय खुली पुस्तक रचना मुड़ी हुई देखिए। अगर वो कभी खुली पुस्तक ना दे और पूछ ले कि असमतलीय है, तो आपको हाँ कर देना कि समतल नहीं है, ये असमतलीय। तो आप कह सकते हो कि खुली पुस्तक संरचना है H2O2 की और ये है असमतलीय है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला चलते हैं हम। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, H2 एक द्रव है जबकि H2S एक गैस है, क्यों? देखो इस तरह का बोर्ड में सवाल काफी बार आया है, ये मोस्टली जो है पूछ भी लेते हैं, मौके पूछ लेते हैं। तो आपको H2 में जो है ना 2-3 बातें, आपको सिर्फ 2-3 बातें याद रखनी, ज़्यादा नहीं। सबसे पहले देखो H2 आप जानते हो H2 एक गैस है और जो हमारे पास H2 है वो द्रव है, जो कि इसने हमें लिख के देश रखा है। अब इसने पूछा कि ऐसा क्यों है, तो सबसे पहला कारण ये आता है जो हमारे पास H2 होता है ना, उसमें क्या होता है, हमारे पास क्या होता है इंटरमोलिकुलर, मतलब कि अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात हमारे पास ये होता है कि जो हमारे पास इसमें हाइड्रोजन बंध के कारण क्या होता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, मतलब कि द्रव अवस्था में होता है। अब बात आती है H2। सबसे पहला कारण होगा कि H2 में हमारे पास हाइड्रोजन बंध नहीं होता है, और दूसरी बात हमारे पास क्या होती है, गैस अवस्था में होती है। तो आपको इसका जो वर्णन या कारण हो गया, एक ही बात हो गई कि इसमें क्या होगा, जो H2 है उसमें अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध उपस्थित होने के कारण यह H2 एक जल है अथवा H2S गैस है, क्योंकि उसमें या कह सकते हैं कि उसमें हाइड्रोजन बंध अनुपस्थित होने के कारण वह एक गैस रूप में होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल है, ये बताना है आपको XeF2, XeF4, XeF6 में बताना है एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। देखो बहुत आसान तरीका बताया था मैंने आपको, याद आ गया होगा, बहुत अच्छी बात। इन दोनों को, इनका जो है टोटल कर लेना आपको, जो मैं बताया कुल। अगर मैं टोटल करूं तो देखो इसमें जो है 8, 2, 10, 5 आ गया, मान sp3d आ गया था मेरे भाई, तो 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। इस तरह आपको इसमें घटाना 12, 6 में 4 घटाएंगे 2 आ जाएगा। इसमें हमारे पास 8 से 14 का मतलब हमारे पास ये हो गया 7 में 6 घटाएंगे 1 आ जाएंगे। देख लो ये क्रम कहाँ रिया है, 3, 2, 1 का, ये रहा, मिल गया। तो हमारे पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कितने हैं, 3, 2, 1। निकालने का बहुत आसान तरीका, मैंने आप अगर समझ में किसी के ना आया हो तो मेरे वीडियो लेक्चर देख लेना, संकलन वाला, इसे मैंने आपको ज्यामिति के बारे में बताया है, उसमें इलेक्ट्रॉन युग्म के बारे में बता रखा है, ये यहाँ समझ सकते हो। देखो जी, इसको जोड़ने के बाद टोटल आया 5 आया जो है ना 5 आया, हम 5 से पता लगाएंगे इसमें कौन संकरण है। जो 5 संख्या आई ना हमारे पास, उससे जितने तत्व जुड़े होंगे, चाहे वो ऑक्सीजन कोई से भी जुड़े, जितने भी जुड़े हुए हैं, जितने भी जुड़े हुए होंगे हमारे पास, जिनोन से 2 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो इसे 2 है, 2 घटा देना कुल में से। 4 जुड़े हैं, 4 को 6 में से घटा देना, 6 को 7 में घटा देना, तो एकांकी में निकल कर जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास सवाल कि निम्न अणुओं में किसकी ज्यामिति त्रिकोण समतलीय है।
तो उसका हम निकालेंगे संकरण। ये हमारे पास कितना है, नाइट्रोजन 5 और 3 8, sp3 आ गया, नहीं है इसमें। यहाँ पर अगर BF3 की बात है 3 और 3 6 3, मतलब यहाँ पर आ गया sp2 आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पर है। फिर और चेक कर लेते हैं, यहाँ 5 और 3 8 मतलब sp3 आ गया, और यहाँ पर अगर हम बात करें 10 sp3d आ गया। देखो त्रिकोण समतुल्य का मतलब होता है इसमें sp2 संकरण होगा और 120 का कोण होगा, वही त्रिकोण समतुल्य होगा। इस तरह आपको निकाल लेना है। मैंने आपको पिछले वाले वीडियो लेक्चर में बताया था, उसे मैंने आपको 12 सवाल कराए थे और 13 हमारे पास ये हो गए, मतलब 25 सवाल हो गए। ठीक है, केमिकल बॉन्ड मतलब रासायनिक बंध का आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो गया होगा। और मुझे आपसे उम्मीद है कि आप जो है सभी जितने भी सभी विद्यार्थी हैं हिंदी में माध्यम वाले, या जो भी मेरा वीडियो लेक्चर पढ़ रहे हैं देख रहे हैं, उन सभी की हर बात समझ में आ गई होगी। और जो है दूसरी बात ये भी है कि आपको अब कोई समस्या नहीं बनेगी, जिससे जो है आप जब मेरे वीडियो लेक्चर देखेंगे तो आप सारे सवालों को बहुत आसान तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, हमें सपोर्ट करने के लिए हमारा चैनल टीच केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करिएगा, तभी हम आपके लिए नई नई अच्छी वीडियोस और जो है नए अच्छे टॉपिक लेक्चर लेकर आएंगे, शॉर्ट ट्रिक लेकर आएंगे और बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपको कराएंगे। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।